हेलो गुड इवनिंग एवरीबॉडी। स्टडी पॉइंट में आप सभी का पहले तो वेलकम है। पिछले क्लासेस में हमने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को पढ़ा था और उसके स्टेजेस, उसके सारे प्रिंसिपल, इन सारी चीज़ों को जाना था। एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का क्या इम्पैक्ट है, साथ ही साथ कुछ अदर फैक्टर्स भी थे जो डेवलपमेंट को इम्पैक्ट करते हैं या फिर इम्पैक्ट डालते हैं, उन सारे चीज़ों को जाना था। हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कंप्लीट हो चुका है। अब हम उससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज को करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसको। और स्टार्ट करने से पहले अगर मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगे तो आप प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन है, पीयर्स ग्रुप मेंबर हैज हाई एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ड्यूरिंग चाइल्डहुड। पहले तो क्वेश्चन को समझ लेते हैं हिंदी में थोड़ा। पीयर ग्रुप मेंबरशिप हैज हाई एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ड्यूरिंग। जो पीयर होते हैं यानी कि जो फ्रेंड्स होते हैं, यानी कि हमारे जो हम उम्र के होते हैं या बच्चे के जो हम उम्र के लोग होते हैं, उनका ग्रुप में उनका ग्रुप में जो मेंबरशिप होता है, लड़कों का या फिर लड़कियों का, उनका हाई एजुकेशनल इम्प्लीकेशन कौन से एज में ज्यादा होता है या फिर किस स्टेज में सबसे ज्यादा होता है? चाइल्डहुड में, लेटरहुड में, एडोलेंस में या फिर एडल्टहुड में? क्वेश्चन को और एक बार मैं थोड़ा समझाता हूँ कि जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं या फिर बच्चे के जो फ्रेंड्स होते हैं, आप समझो, उनका फ्रेंड उनके लाइफ में या फिर उनके लाइफ के एजुकेशनल स्टेज में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कौन से स्टेज में? चाइल्डहुड में, लेटर चाइल्डहुड में, एडोलेंस में या फिर एडल्टहुड में? तो हमने पढ़ा था अपने क्लास में कि जो एडोलेंस स्टेज होता है, उस स्टेज में बच्चे सबसे ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के बातों को सुनते हैं या फिर मानते हैं। तो नो डाउट यहाँ पर जो आंसर होगा वो हो जाएगा एडोलेंस। लेटर चाइल्डहुड में भी नहीं होगा आंसर, चाइल्डहुड में भी नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पर तो बच्चे गैंग बनाना स्टार्ट करते हैं। अभी उनका सोशलाइजेशन बहुत अच्छे तरीके से स्टार्ट नहीं हुआ है बट उतना नहीं। बट इस जगह पे इसका सोशलाइजेशन बच्चे का सबसे ज़्यादा होता है और वो अपने एल्डर्स से ज़्यादा मतलब मिलते हैं, बट अपने फ्रेंड्स से यानी कि अपने पीयर्स के साथ बहुत ज़्यादा वो मिलते जुलते हैं, जिस कारण उनका एजुकेशनल इम्प्लीकेशन उनके लाइफ में उनके फ्रेंड्स का बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बता रहा है, acquisition of the ability to behave in accordance with social norms, customs, traditions and values and expectations of society is called। यानी कि वैसे सारे एबिलिटीज को एक्वायर करना जो हमारे सोसाइटी में है, जैसे कि सोसाइटी के नियम, कस्टम, उनके ट्रेडिशन, उनका परंपरा, उनके वैल्यूज एंड उनके एक्सपेक्टेशन, मतलब हम हमसे जो सोसाइटी एक्सपेक्ट करते हैं, इन सारी चीजों को एक्वायर करना, हम अपने अंदर जो इन चीजों को अपने अंदर समाहित करते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? पहला, मोरल डेवलपमेंट यानी कि नैतिक विकास। मेंटल डेवलपमेंट यानी कि मैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट आप बोल सकते हो। कैपेसिटी ऑफ कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग, कन्वर्जेंट थिंकिंग और डाइवर्जेंट थिंकिंग का डेवलपमेंट होना या फिर इसमें बढ़ोतरी होना, या फिर इसे हम सोशल डेवलपमेंट कहते हैं। तो जनरली सोसाइटी के नॉर्म्स को या फिर उसके कस्टम को या फिर उसके ट्रेडिशन को, इन सारी चीज़ों को अगर हम अपने अंदर एक्वायर कर रहे हैं, इनके वैल्यूज़ को और उनके एक्सपेक्टेशन को, मतलब सोसाइटी जिस जैसा हमसे चाहता है उन सारी चीज़ों को हम उस तरीके में अपने आप को बनाते हैं, इन चीज़ों को हम लोग सोशलाइजेशन बोलते हैं। मोरल डेवलपमेंट नहीं बोल रहा है बिकॉज मोरल डेवलपमेंट इसी का ही पार्ट है, सोशल डेवलपमेंट का। और कन्वर्जेंट थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग में भी ये नहीं आता बिकॉज कहीं ना कहीं ये बहुत ही इरेलेवेंट है क्वेश्चन से। मेंटल डेवलपमेंट भी इसमें नहीं आता है। नेक्स्ट को हम लोग देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, अ चाइल्ड यूजेस होल आर्म मूवमेंट इन राइटिंग बट आफ्टर अ स्पेसिफिक पीरियड he or she uses his or her fingers in holding a pencil is indicate। बताया गया है एक बच्चा अपने पूरे आर्म को यूज करता है, मूवमेंट करता है अपने पूरे आर्म का, इन राइटिंग लिखते टाइम, मतलब पूरा अपना वो हाथ हिलाता है, लेकिन बट आफ्टर ए स्पेसिफिक पीरियड, लेकिन कुछ
पीरियड के बाद यानी कि कुछ समय के बाद या फिर एक गैप के बाद वो लड़का या लड़की अपने फिंगर का इस्तेमाल करता है उस पेंसिल को लिखने में। ये जो चीज है ये क्या इंडिकेट करता है? क्या सेफेलोकॉर्डल इंडिकेट करता है, प्रॉक्सिमोडिस्टल इंडिकेट करता है, स्पेसिफिक मूवमेंट को इंडिकेट करता है, या फिर बोथ 1 और 2 इन दोनों को ही, मतलब सेफेलोकॉर्डल और प्रॉक्सिमो डेवलपमेंट को, सॉरी प्रॉक्सिमोडिस्टल को इंडिकेट करता है? तो पहले तो ये दोनों ऑप्शन को समझते हैं। सेफेलोकॉर्डल का मतलब होता है डेवलपमेंट, लेकिन किस तरह में डेवलपमेंट? हेड से लेकर के टो के साइड में, हमने पढ़ा था अपने क्लास में लास्ट, मतलब जब हमने प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट को पढ़ा था और मोटर स्किल्स एंड फिजिकल डेवलपमेंट को पढ़ा था, तो ये दोनों ही पॉइंट को हमने जाना था। प्रॉक्सिमो डिस्टल क्या है? तो प्रॉक्सिमो डिस्टल भी डेवलपमेंट है, लेकिन ये किस टाइप का डेवलपमेंट है? तो ये डेवलपमेंट है एक बॉडी के सेंट्रल पार्ट से, बॉडी के सेंट्रल पार्ट से बॉडी के पेरिफेरल पार्ट के तरफ डेवलपमेंट। तो देखिए, जब बच्चा पेंसिल पकड़ता है तो सबसे पहले वो अपने इंटायर आर्म का मूवमेंट करता है। राइटिंग में लिखते टाइम पूरे हाथ को बहुत तेजी से हिलाता है और ढंग से नहीं लिख नहीं पाता, उसका राइटिंग नहीं अच्छा बन पाता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही समय बीतता है वो अपने फिंगर पर क्या करता है, पेंसिल को होल्ड करता है और फिर लिखने का कोशिश करता है। मतलब पहले पूरे आर्म पर डेवलप हुआ, मतलब कि पहले तो उसका सेंट्रल पार्ट में डेवलपमेंट हुआ, फिर उसका पेरिफेरल यानी कि फिंगर के साइड में डेवलपमेंट हुआ। तो नो डाउट इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर, दैट इज प्रॉक्सिमो डिस्टल। फोर्थ नंबर में चलते हैं, सॉरी यहाँ पे एक क्वेश्चन मिस हो चुका है, फिफ्थ नंबर पे आ गया है, कोई बात नहीं, इसको आप फोर्थ नंबर ही समझ के चलो। Which of the following is the characteristics of the stage of later childhood? Later childhood जो stage है इसका कौन सा एक कैरेक्टरिस्टिक है? Later childhood मतलब आप बोल सकते हो 7 से लेकर के जो 11 ईयर्स का स्टेज होता है। चाइल्डहुड को दो स्टेज में बांटा गया है, एक अर्ली चाइल्डहुड 2 to 6 ईयर, 2 to 6 ईयर एक होता है, और एक होता है अर्ली लेटर चाइल्डहुड। तो लेटर चाइल्डहुड जो होता है, लेटर चाइल्डहुड को हम लोग 7 to 11 ईयर्स में रखते हैं, और अर्ली चाइल्डहुड जो होता है, अर्ली चाइल्डहुड को हम लोग 2 से लेकर के 6 ईयर में रखते हैं। तो लेटर चाइल्डहुड का यहाँ पर जो मतलब कैरेक्टर है कौन सा है? सोशल टेंडेंसी, मतलब सोसाइटी के तरफ एक उसका अच्छा झुकाव होने लगता है इस स्टेज में, या फिर हीरो वर्शिप, वो ऐसे लोगों को वर्शिप करता है जो बहुत बड़े मतलब पर्सनालिटीज होते हैं, हीरो वगैरह, या फिर आप वो हीरो कोई भी हो सकते हैं, वो मूवी के हीरो हो सकते हैं, वो सोसाइटी या एक बहुत बड़े अच्छे मतलब लीडर भी हो सकते हैं। सेल्फ एजर्शन, या फिर वो खुद के बारे में ही मतलब एजर्शन देते हैं, बोलते रहते हैं लोगों को। या फिर फोर्थ नंबर स्पॉन्टेनियस फिजिकल ग्रोथ, या फिर उसका फिजिकल ग्रोथ इस स्टेज में बहुत ज्यादा होता है। तो ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि स्पॉन्टेनियस फिजिकल ग्रोथ जो जीरो प्रीनेटल स्टेज है जो कि 40 वीक्स का होता है, या फिर 90 डेज का, सॉरी 9 मंथ का होता है। 40 वीक्स या फिर 9 मंथ, इस स्टेज में मतलब जिसको हम लोग प्री नाटल स्टेज बोलते हैं, इसमें स्पॉन्टेनियस फिजिकल ग्रोथ होता है। सेल्फ एजर्शन इस एज के बच्चे, जनरली 7 से 11 ईयर्स एज के बच्चे सेल्फ एजर्शन नहीं करते, मतलब वो खुद के बारे में ज्यादा दूसरों को नहीं बोलते हैं। हीरो वर्शिप भी वो नहीं करते। हीरो वर्शिप अगर बोला जाए तो ये कहीं ना कहीं एडोलेंस का पार्ट है, लेकिन हाँ, अब वो सोसाइटी के कांटेक्ट में अच्छा चला जाता है, बच्चों के साथ रहने घुलना मिलना स्टार्ट करता है, तो सोशल टेंडेंसी उसका कहीं ना कहीं ज्यादा बढ़ने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। हेरिडिटी प्लेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन, हेरिडिटी जिसको हम लोग आनुवंशिकता बोलते हैं, आनुवंशिकता का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है वो किसमें है? सोशल डेवलपमेंट में, इमोशनल डेवलपमेंट में, कल्चरल डेवलपमेंट में, या फिर फिजिकल डेवलपमेंट में? तो देखिए, कल्चरल डेवलपमेंट में कभी भी नहीं हो सकता है, मतलब बहुत कम होगा, अगर होगा भी तो माइनर सा होगा। इमोशनल डेवलपमेंट में भी इसका जो इम्पोर्टेंस है या फिर इसका जो कंट्रीब्यूशन है हेरिडिटी का, वो भी बहुत कम होगा। सोशल डेवलपमेंट में भी, बट फिजिकल डेवलपमेंट, आपका फिजिक जो देखने का आपका जो शारीरिक ढांचा होगा या फिर आपका जो फिजिकल स्ट्रक्चर होगा, वो कहीं ना कहीं हेरिडिटी ही लाता है, वो आपको अपने फादर एंड मदर से मिला हुआ रहता है। नेक्स्ट को हम लोग देखते हैं। डैश टोल्ड दैट डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड इज द प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। लास्ट क्लास में
हम लोगों ने देखा था लास्ट या उससे पहले के शायद किसी क्लास में हमने पढ़ा था कि डेवलपमेंट जो है, डेवलपमेंट एक रिजल्ट है किसका? तो डेवलपमेंट एक रिजल्ट है हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के बीच के इंटरेक्शन का, और वो इंटरेक्शन कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन का होता है। ये बात किसने कहा था? ये बात के बारे में हमने चर्चा भी किया था। तो ये बात वुडवर्थ ने कहा था, वाइगॉट्स्की भी नहीं कहे थे, थॉर्नडाइक भी इस बात को नहीं कहते, गैरेट भी इस बात को नहीं कहते। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मैच दिस सेफेलोकॉडल। तो सेफेलोकॉडल के बारे में अभी हमने देखा, ये हेड टू टो के तरफ का डेवलपमेंट को दिखाता है। तो यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले क्या क्या है सेफेलोकॉडल। इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंस, तो इंट्रा वर्ड का मतलब होता है खुद के लिए, याद रखिएगा, या फिर खुद मतलब किसी एक पर्सन के लिए, एक स्पेसिफिक इंडिविजुअल के लिए। प्रॉक्सिमोडिस्टल मतलब प्रॉक्सिमोडिस्टल के बारे में अभी हमने पढ़ के आया कि सेंटर से, बॉडी के सेंट्रल पार्ट से पेरिफेरल पार्ट में डेवलपमेंट। डी नंबर इंटर इंडिविजुअल डिफरेंस। इंटर जब भी वर्ड आता है तो इसका मतलब आप समझिए ये एक से ज्यादा लोगों के बीच का बात हो रहा है, मतलब दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच का बात हो रहा है। तो सेफेलोकॉडल को देखते हैं, यहाँ पे बोला गया है डिफरेंट चाइल्ड डेवलप एट डिफरेंट रेट। तो डिफरेंट चाइल्ड, अलग अलग चाइल्ड अलग अलग रेट में क्या करते हैं, डेवलप करते हैं। तो ये वाला बात कहीं ना कहीं इंटर इंडिविजुअल डिफरेंस को दिखाता होगा। तो 1 नंबर जो है, 1 के लिए हम डी को लिखेंगे, मतलब 1 किस में जाएगा, डी में जाएगा। इंटर इंडिविजुअल डिफरेंस मतलब दो लोगों के बीच में जो डिफरेंस होता है डेवलपमेंट में या फिर पर्सनालिटी में, वो अलग अलग होता है। या फिर डिफरेंट चाइल्ड डेवलप एट डिफरेंट रेट, ये भी हम बोल सकते हैं, अलग अलग बच्चे अलग अलग रेट से डेवलप करते हैं। उसके बाद है इन द सेम चाइल्ड द रेट ऑफ डेवलपमेंट, एक ही बच्चे का बात हो रहा है, इन द सेम चाइल्ड दैट द रेट ऑफ डेवलपमेंट कैन वेरी फ्रॉम वन डोमेन ऑफ डेवलपमेंट टू अनदर। एक ही बच्चे में डेवलपमेंट वेरी कर सकता है, मतलब चेंज हो सकता है। कैसे? मतलब एक डेवलप कहीं ना कहीं बहुत सारे डेवलपमेंट हमारे बॉडी में होते हैं, और उन डेवलपमेंट में हो सकता है कि एक बच्चे में जो डेवलपमेंट है, फिजिकल डेवलपमेंट, वो फास्ट हो, उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट कम हो, या फिर कॉग्निटिव डेवलपमेंट फास्ट हो, उसका सोशल डेवलपमेंट कम हो। तो यही बात ये बता रहा है कि एक बच्चे में, एक सेम बच्चे में द रेट ऑफ डेवलपमेंट कैन वेरी, बदल सकता है रेट ऑफ डेवलपमेंट फ्रॉम वन डोमेन टू द वन डोमेन ऑफ डेवलपमेंट टू अनदर। एक डोमेन से लेकर के दूसरे डोमेन में डेवलपमेंट क्या हो सकता है, बदल सकता है। तो ये इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंस मतलब खुद के लिए या फिर एक ही इंसान या एक बच्चे के लिए यूज हो रहा है, ये वाला बात। तो यहाँ पर बी आ जाएगा। नेक्स्ट है डेवलपमेंट फ्रॉम हेड टू टो। तो हेड टू टो के बारे में अभी हमने चर्चा किया, सेफेलोकॉडल को हम लोग लिखते हैं, तो यहाँ पर नो डाउट ए आ जाएगा। अब हमें लास्ट वाला ऑप्शन पढ़ने का कोई जरूरत ही नहीं, फिर भी हम अपने सेटिस्फेक्शन के लिए पढ़ लेते हैं। डेवलपमेंट फ्रॉम सेंट्रल पार्ट, सेंट्रल टू पेरिफेरल पार्ट ऑफ द बॉडी। तो प्रॉक्सिमो डिस्टल इसमें आ जा रहा है हमारा। तो ये वाला सीक्वेंस हम देख लेते हैं कि ए में कौन जा रहा है, ए में 3 जा रहा है। तो 3 देखो आप 2 में है, 2 एंड 4 में। बी में कौन जा रहा है, बी में 2 जा रहा है। तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, द टीचर नीड टू नो द प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। इट हेल्प्स द टीचर इन, एक टीचर को, एक शिक्षक को जरूरत है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट को जानना, डेवलपमेंट के सारे प्रिंसिपल्स को जानना। ऑफ अ चाइल्ड इट हेल्प द टीचर, ये टीचर को मदद करता है। मतलब अगर एक शिक्षक सारे प्रिंसिपल के सारे डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स को जान के रखता है, तो ये उसको या उस टीचर को किस में हेल्प करता है, तो उस टीचर को किस में हेल्प करेगा, देखते हैं। आइडेंटिफाइंग द सोशल स्टेटस ऑफ द लर्नर, हम डेवलपमेंट के पैटर्न को या डेवलपमेंट के प्रिंसिपल को जान के क्या बच्चे का सोशल स्टेटस डिटेक्ट कर सकते हैं, तो एकदम नहीं। तो ये वाला ऑप्शन पहले ही कट जा रहा है, 1 नंबर। इफेक्टिवली कैटरिंग टू द डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स ऑफ लर्नर, अलग अलग जो बच्चे होते हैं अलग अलग स्टाइल से लर्न करते हैं, तो इसको हम बेहतर ढंग से क्या कर पाए, इफेक्टिवली कैटर कर पाए, मतलब उसको अच्छे से, उसके लिए हम फैसिलिटीज दे पाए या फैसिलिटेट कर पाए उसके लर्निंग स्टाइल को। तो इस चीज में हमें मदद करेगा क्या, तो हो सकता है 2 नंबर आंसर। थर्ड नंबर को देखते हैं, टू नो द इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द चाइल्ड। तो क्या हम
इकोनॉमिक स्टेटस को जान सकते हैं बच्चे का डेवलपमेंट को जान के? तो एकदम नहीं। हम बच्चे के डेवलपमेंट को पढ़ के हम उसके इकोनॉमिक इकोनॉमिक स्टेटस के बारे में कोई भी हाइपोथेसिस नहीं लगा सकते। लास्ट नंबर, रैशनलाइजिंग व्हाई द लर्नर ऑट टू बी टॉट। ये जानना कि बच्चे को या फिर जो बच्चा हमारे पास पढ़ने आया है उसे क्यों पढ़ाए, ये डेवलपमेंट के लिए जानना, मतलब इस चीज के लिए हम डेवलपमेंट के प्रिंसिपल को जानेंगे? तो एकदम नहीं, ये भी नहीं। तो लास्ट हमारा पास बच जाता है एक इफेक्टिव कैटरिंग टू द डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स ऑफ चाइल्ड, सॉरी लर्नर, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट नंबर, अमंग द फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट इज। इन सारे में जो प्रिंसिपल है डेवलपमेंट का वो कौन है? तो डेवलपमेंट इज ऑलवेज लीनियर? नो, डेवलपमेंट लीनियर है? एकदम नहीं। डेवलपमेंट बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है और ये स्पाइरल है। ये एक सीधा रेखा में नहीं जाता, ये स्पाइरल होता है, कुछ इस तरीके से जाता है। ऑल टाइप ऑफ डेवलपमेंट आर इंटर रिलेटेड, ये हो सकता है। इट डज नॉट, मतलब ये बता रहा है क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 के सारे डेवलपमेंट इंटर रिलेटेड होते हैं, चाहे वो फिजिकल डेवलपमेंट है, फिजिकल डेवलपमेंट हो, कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो, या फिर सोशल डेवलपमेंट हो, ये सारे इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे से संबंधित है। इट डज नॉट प्रोसीड एट सेम रेट फॉर ऑल। डेवलपमेंट जो है हर इंसान में एक जैसे रेट से नहीं होता, मतलब इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता है, जिसके कारण डेवलपमेंट का रेट भी उसमें क्या होता है, अलग अलग होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 एंड ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर बन सकता है। तो 4 नंबर में दिया हुआ है बोथ 2 एंड 3, तो नो डाउट ऑप्शन 4 हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट, human development is based on principle of development, but among the following dash is not a principle of development। human development मतलब इंसान का जो डेवलपमेंट है, विकास जो है, वो बहुत सारे प्रिंसिपल पर, डेवलपमेंट के प्रिंसिपल पर बेस्ड है। बट among the following, लेकिन इनमें से ये जो चीजें दिए गए 1 2 3 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से बट among the following dash is not a principle of development, कौन प्रिंसिपल नहीं है डेवलपमेंट का? डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। तो डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन के बारे में हमने पढ़ा था कि बच्चे में डिफरेंशिएशन का एबिलिटी पहले नहीं रहता, बाद में धीरे धीरे डेवलप होता है, और इंटीग्रेट करना भी वो बाद में अच्छे से सीखता है। इसको थोड़ा एग्जांपल से समझ लेते हैं एक बार और। तो एग्जाम्पल के लिए मैं बताना चाहूंगा कि आप एक बच्चे को देखिएगा कि वो जब रोता है तो पूरे बॉडी को मतलब मूव करता है, या जब वो जिद करता है तो भी वो रोता है और हाथ पैर झाड़ता है, या फिर आप को उसको अगर कोई मार भी दिया तो भी वो रोता है, देखिएगा। अगर उससे किसी चीज से डर लगे तो भी वो रोता है, अगर वो जिद करे तो भी वो रोता है ना। और इन सारी चीज में रोते वक्त वो हाथ पैर भी मूवमेंट कर सकता है बहुत सारे केसेस में। तो उसमें डिफरेंशिएशन का एबिलिटी तब तक डेवलप नहीं हुआ, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो वो उसे जब जिद करना होता है तो वो जोर जोर से बोलता है एक बात को। उसे जब मतलब कोई चीज से डर लगता है तो वो उससे छुपने का कोशिश करता है। उसे जब चोट लगता है तो वो रोता है। तो उसमें डिफरेंशिएशन का एबिलिटी क्या हो जाता है, डेवलप हो जाता है। इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन में मैंने एग्जांपल लिया था और बताया था इससे पहले कि एक डिफिकल्ट मैथ अगर एक बच्चे के सामने दिया जाता है जिसमें बहुत सारे फैक्ट होते हैं, तो वो एक एक करके उन सारे फैक्ट्स को क्या करता है, पहले अलग करता है। फिर इन सारे फैक्ट्स को अलग करने के बाद इन सारे को एक जगह पे मिलाता है, वाइंड अप करता है, और तब जाके कंक्लूजन निकालता है। तो डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन जो है ये तो डेवलपमेंट है ही, एक तरह का प्रिंसिपल है ही डेवलपमेंट का। तो नेक्स्ट को देखते हैं, जनरल टू स्पेसिफिक। डेवलपमेंट क्या जनरल से स्पेसिफिक में होता है? यस, एकदम। तो एग्जांपल के तौर पे आप प्रॉक्सिमो डिस्टल को ले सकते हो कि जब भी बच्चा मूवमेंट करता है तो वो पूरे बॉडी को हिलाता है, बट हाँ स्पेसिफिक पार्ट में धीरे धीरे वो अपना मूवमेंट करना सीख लेता है। जैसे पेन को पकड़ते वक्त पहले तो पूरे आर्म को हिलाता है, फिर वो जब बड़ा होता है तो अपने फिंगर पर कमांड कर लेता है। तो ये भी तो डेवलपमेंट का एक पार्ट है, यानी कि डेवलपमेंट का प्रिंसिपल है। थर्ड है यूनिफॉर्म पैटर्न। इसके बारे में भी हमने चर्चा किया था कि यूनिफॉर्म पैटर्न क्या बताता है कि एक तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो डेवलपमेंट होता है एक ही पैटर्न में होता है, एक ही जैसा होता है। जैसे इंसान का हर बच्चा जब जन्म लेता है तो जन्म लेने के बाद वो पहले उठ के बैठना सीखता है, देन वो खड़ा होना सीखता है। ऐसा नहीं है कि पहले वो खड़ा हो जाता है फिर बैठना सीखता है, जन्म लेने के मतलब जन्म लिया फिर खड़ा हो गया फिर बैठना सीखा, ऐसा नहीं होता है। जो भी होता है सारे इंसान के बच्चों में वो यूनिफॉर्म पैटर्न से होता है। तो ये तीनों ही डेवलपमेंट के
प्रिंसिपल है। रिवर्सेबल डेवलपमेंट क्या रिवर्स बैक आ सकता है? बिल्कुल भी नहीं। अगर एक डेवलपमेंट आगे की तरफ बढ़ चुका है तो वो दोबारा से पीछे की तरफ कभी भी नहीं आ सकता। तो डेवलपमेंट का ये वाला प्रिंसिपल तो नहीं है, क्योंकि हमने पढ़ा था डेवलपमेंट एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट? इनमें से कौन सा लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है या फिर इफेक्टिव है? यहाँ पे एक वर्ड मिस हो चुका है, यहाँ पे स्टेजेस होता। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट होता। इन्फेंसी, नो, क्योंकि इन्फेंसी में बच्चा लैंग्वेज जस्ट वो कूइंग स्टार्ट करता है। लेटर चाइल्डहुड में नहीं, क्योंकि इससे पहले बच्चा लैंग्वेज डेवलप मतलब स्टार्ट कर लेता है एक्वायर करना। एडोलेंस तक तो आते आते वो अच्छा खासा लैंग्वेज सीख जाता है, तो ये भी नहीं होगा। इम्पॉर्टेंट जो स्टेज है वो स्टेज है अर्ली चाइल्डहुड, क्योंकि जो अर्ली चाइल्डहुड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पूर्व बाल्यावस्था, ये वाला स्टेज लैंग्वेज एक्विजिशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस टाइम पे हमें बच्चों को एक अच्छा लैंग्वेज रिच इन्वायरमेंट देना चाहिए, ताकि उसके अंदर एक अच्छा लैंग्वेज का डेवलपमेंट हो सके, वो लोगों के साथ अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर सके इन फ्यूचर। नेक्स्ट, हेरिडिटी प्लेज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल इन द। हेरिडिटी किसमें सबसे अच्छा रोल प्ले करता है? कल्चरल डेवलपमेंट में, सोशल डेवलपमेंट में, इमोशनल डेवलपमेंट में, या फिर फिजिकल डेवलपमेंट में? तो इमोशनल डेवलपमेंट में भी हेरिडिटी का कोई रोल नहीं है। इमोशनल डेवलपमेंट और सोशल डेवलपमेंट में भी उतना कुछ रोल नहीं है। हाँ, कुछ हो सकता है इमोशनल डेवलपमेंट एज वेल एज सोशल डेवलपमेंट में, और कल्चरल डेवलपमेंट में तो बिल्कुल भी नहीं हम बोल सकते हैं। तो हेरिडिटी का अगर सबसे ज्यादा रोल किसी में रहता है तो वो हमारा फिजिकल डेवलपमेंट में होता है, क्योंकि हमें अपने एंसेस्टर्स से या फिर हमारे फादर मदर से वो सारे फिजिकल ट्रेट मिल चुके रहते हैं पहले से ही, और हमारा पूरा का पूरा शारीरिक जो मतलब डेवलपमेंट होता है वो अकॉर्डिंग टू आवर फादर एंड मदर या आवर एंसेस्टर्स ही होते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा फिजिकल डेवलपमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? इनमें से कौन ट्रू है? हेरिडिटी डिटरमाइंस हाउ फार एन इंडिविजुअल कैन डेवलप। हेरिडिटी डिटरमाइन करता है कि एक बच्चा किस हद तक मतलब डेवलप कर सकेगा। हेरिडिटी डिटरमाइंस हाउ फार एन इंडिविजुअल विल डेवलप। देखिए यहाँ पे दो वर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट है, विल और कैन, कर सकेगा और करेगा। हेरिडिटी डिटरमाइन करता है कि एक बच्चा या एक इंडिविजुअल कितना डेवलप करेगा। हो सकता है कि वो उतना डेवलप ना भी करे, या फिर हो सकता है कि वो उतना डेवलप करे भी। तो कैन डेवलप मतलब एकदम सकेगा। कैन वर्ड का मतलब ही है इम्फेसाइज करना, पावर देना इंग्लिश में थोड़ा, ठीक है, इसका मतलब ही होता है सकना। बट विल का मतलब हो रहा है यहाँ पे पॉसिबिलिटी आ रहा है। तो हेरिडिटी डिटरमाइन करता है कि एक चाइल्ड या एक इंडिविजुअल क्या करता है, कितना विल डेवलप मतलब कितना डेवलप करेगा। ओनली हेरिडिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट, एकदम नहीं, इन्वायरमेंट भी है ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए। अब यहाँ पर 1 और 2 लास्ट ऑप्शन को दिया गया है बोथ, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। इसके पीछे रीजन है, क्योंकि हेरिडिटी में अगर हमें अपने फादर एंड मदर से अच्छे गुण मिले हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो गुण हमारा एकदम आगे जाके उतना निखर के सामने आएगा, जब तक कि हमें एक अच्छा इन्वायरमेंट ना मिले। तो हेरिडिटी डिटरमाइन नहीं कर सकता कि आप कितना डेवलप करोगे एकदम, मतलब इम्फेसाइज नहीं कर सकता। यहाँ पर अगर विल होता तो हम आंसर देते, बट हेरिडिटी डिटरमाइंस हाउ फार एन इंडिविजुअल विल डेवलप। हाँ, कितना डेवलप करेगा ये हमारे अंदर प्री डिटरमाइंड है, हमें अपने हेरिडिटी से मिल चुका है। बट उस डेवलपमेंट को भी आगे लेके जाना पड़ता है, तो उसे लेके जाने वाला भी एक चाहिए। उसे लेके कौन जाएगा? तो उसे लेके जाएगा इन्वायरमेंट। जब तक एक इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा तब तक आप उतने मतलब आप अपने डेवलपमेंट के एकदम पीक पर, मतलब आपको जो हेरिडिटी से मिला है अपने फादर एंड मदर से, उस पीक तक डेवलपमेंट का नहीं पहुंच सकते हो जब तक कि आपको एक अच्छा इन्वायरमेंट ना मिले। होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, एडोलेंस में एक्सपीरियंस। एडोलेंस एक्सपीरियंस कर सकता है क्या? फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन अबाउट लाइफ,
बिल्कुल भी नहीं। एडोलेंस एक ऐसा स्टेज है जहाँ पे बच्चा हमेशा मतलब अपने दिमाग में क्वेश्चन मार्क लेके घूमता है। वो अपने बारे में सोचता है कि क्या मैं ऐसा लग रहा हूँ, क्या मैं वैसा लग रहा हूँ, क्या मैं ठीक नहीं लग रहा, क्या मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, क्या लोग मुझे देख के हंस रहे हैं, कुछ ऐसा ही वो अपने मतलब बारे में सोचते रहता है। तो उसके दिमाग में हमेशा एक क्वेश्चन मार्क रहता है। फीलिंग ऑफ फियर अबाउट सीन्स कमिटेड इन चाइल्डहुड, वो अपने चाइल्डहुड में कोई भी गलत काम या फिर कोई भी खराब काम किया है तो उसको लेकर वो चिंतित रहता है। इसको रखते हैं अभी हम लोग कंसर्न अबाउट देमसेल्फ। देखिए ये वाला ऑप्शन जो है एकदम सही ऑप्शन है, बिकॉज कंसर्न अबाउट देमसेल्फ, मैंने अभी बताया ना कि वो अपने दिमाग में एक क्वेश्चन मार्क लेके हमेशा घूमता है। तो फीलिंग ऑफ फियर अबाउट सीन्स कमिटेड इन चाइल्डहुड, कहीं ना कहीं ये ऑप्शन भी इसी में आ जा रहा है। और ये ऑप्शन एक बहुत बड़े मतलब पार्ट को कवर कर रहा है, आप बोल सकते हो। तो हम टू के साथ नहीं जा सकते, हम वन के साथ जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्डहुड इज, बच्चे बच्चा का जो कॉन्सेप्ट है मतलब सीडीपी में या चाइल्ड साइकोलॉजी में वो क्या है। दैट चाइल्ड बिगन विथ नथिंग एट ऑल एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स आर शेप्ड इंटायरली बाय द इन्वायरमेंट। इंटायरली बाय द इन्वायरमेंट एकदम नहीं, बच्चा कुछ भी नहीं होता है, मतलब वो जन्म लेता है तो एकदम कुछ नथिंग के साथ जन्म होता है। और उनके कैरेक्टर को सिर्फ इन्वायरमेंट ही क्या शेप देता है, बिल्कुल भी नहीं। इन्वायरमेंट नहीं, उसका हेरिडिटी भी उसके साथ रोल लगता है। और बच्चे के पास बहुत सारे चीजें होते हैं, वो जन्म जब लेता है तो वो अपने हेरिडिटी से बहुत कुछ लेके जन्म लेता है। तो नथिंग वर्ड तो हम बच्चे के लिए यूज कर ही नहीं सकते। यूनिवर्सली द सेम अक्रॉस डिफरेंट कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, अलग अलग कल्चर में बच्चे जो होते हैं, जैसे हमारे इंडिया में इंडिया के किसी गांव के बच्चे, इंडिया के किसी शहर के बच्चे और किसी दूसरे देश के बच्चे, क्या ये सारे सेम होते हैं, एक जैसे ही होते हैं इनके सारे का डेवलपमेंट, या फिर इनका सारा इंटरनल एबिलिटीज एक जैसा होता है, ये भी हम नहीं बोल सकते, क्योंकि कल्चर टू कल्चर क्या होता है, वेरी करता है बच्चे का एबिलिटीज। Third number, a social construction according to contemporary socio-constructivist theory. कंटेम्प्ररी सोशियो कंस्ट्रक्टिव थ्योरिस्ट जो होते हैं, इनके अनुसार ये बोलते हैं, मतलब सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरिस्ट कौन कौन है, जो वैसे थ्योरिस्ट या वैसे साइकोलॉजिस्ट जो ये मानते हैं कि बच्चे अब खुद को कंस्ट्रक्ट करते हैं या अपने ज्ञान को कंस्ट्रक्ट करते हैं, किनके मदद से, तो सोसाइटी के मदद से। इस तरह के मतलब लोग जो ये बात पर ज्यादा मतलब इम्फेसाइज करते हैं या मानते हैं कि बच्चे अपना ज्ञान का निर्माण अपने से करते हैं, लेकिन हाँ सोसाइटी के मदद से। तो ये लोग जो होते हैं या फिर इस तरह के साइकोलॉजिस्ट, इस सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट ये बात पर ज्यादा जोर देते हैं कि बच्चे होते हैं अ सोशल कंस्ट्रक्शन अकॉर्डिंग टू कंटेम्प्ररी कंस्ट्रक्टिविस्ट। तो इस ऑप्शन को हम अभी लेके जा सकते हैं अपने आंसर में। नेक्स्ट को हम लोग देखते हैं दैट चिल्ड्रन आर बॉर्न एविल एंड हैव टू बी सिविलाइज्ड। ये भी गलत है, बच्चे एविल शैतान होते हैं क्या, नहीं बिल्कुल भी नहीं। हाँ, उन्हें हम थोड़ा सिविलाइज्ड करते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो जन्म में शैतान होते हैं, बिल्कुल भी नहीं। तो हमारा जो थर्ड ऑप्शन है वो सही होगा, क्योंकि सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट जो होते हैं जैसे वाइगॉट्स्की, इनका मानना है कि बच्चे जो होते हैं सोशल कंस्ट्रक्शन हो मतलब सोशली वो कंस्ट्रक्ट करते हैं खुद को। कैसे, तो सोसाइटी के हेल्प से। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइज द पीरियड ऑफ मिडिल चाइल्डहुड। मिडिल चाइल्डहुड जो होता है, इनमें से कौन, जो फोर ऑप्शन है इनमें से कौन मिडिल चाइल्डहुड को कैरेक्टराइज करता है या फिर उसके बारे में इंडिकेट करता है। तो मिडिल चाइल्डहुड आप समझ सकते हो, चाइल्डहुड जो पीरियड है वो 2 to 11 ईयर्स के बीच का जो गैप है इसको बोल रहा है मिडिल चाइल्डहुड। मतलब आप 5 6 7 8 को पकड़ लो, 5 6 7 8 जो ईयर है बच्चे का वो। तो उस एज को मतलब उस एज को कैरेक्टराइज कौन कर रहा है। तो ये तो हो गया पूरा चाइल्डहुड इंटायर। मिडिल चाइल्डहुड जो होगा वो 5 to आप मान के चल सकते हो 8, 5 to 8 जो ईयर है बच्चे का, ये मिडिल चाइल्डहुड में आता है। तो इस स्टेज में बच्चे क्या कैसे होते हैं जनरली, तो यहाँ पर देखते हैं थोड़ा। नंबर वन, लर्निंग अकर्स प्राइमरीली थ्रू सेंसरी एंड मोटर एक्टिविटीज। जो बच्चे सीखते हैं इस स्टेज में 5 से 8 साल की एज में, वो
प्राइमरीली मतलब प्राथमिक रूप से सेंसरी यानी कि सेंसेस और अपने मोटर एक्टिविटीज और मतलब कि अपने मसल्स के एक्टिविटीज से करके सीखते हैं। ऐसा नहीं है, मतलब आप बोल सकते हो इन्फेंसी में ही बच्चा क्या करने लगता है, सेंसरी मोटर एक्टिविटीज को मतलब यूज करने लगता है, अपना सेंस ऑर्गन से और अपने मोटर एक्टिविटीज से चीजों को समझता है, वो चीजों को पकड़ता है, मुंह में डालता है, उसको फेंक के देखता है, उसके साथ एक्टिविटीज करता है। तो ये तो नहीं हो सकता क्योंकि ये 5 से लेकर के 8 ईयर के बीच का, सॉरी 5 से 8 ईयर के बीच का गैप है। फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अकर्स एट वेरी रैपिड पेस। फिजिकल ग्रोथ और डेवलपमेंट बहुत तेजी के साथ होता है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि फिजिकल ग्रोथ और डेवलपमेंट जो होता है वो बहुत रैपिड तब होता है जब बच्चा प्रीनैटल स्टेज में रहता है। थर्ड नंबर, एबिलिटी टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली। एब्स्ट्रैक्टली इस स्टेज में बच्चा एब्स्ट्रैक्ट चीजों के बारे में सोच ही नहीं पाता है। जब हम लोग जीन पियाजे के थ्योरी को पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा कि सेंसरी मोटर एक्टिविटीज क्या होते हैं और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग भी क्या होता है, वो भी हमको समझ में आएगा कि बच्चे किस स्टेज में एब्स्ट्रैक्टली सोच पाते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट चीजों के बारे में मतलब वैसी चीज जो उनके सामने नहीं है, वैसी परिस्थिति जो उनके सामने बिल्कुल भी नहीं है, जिसे वो देख नहीं पाता, बट अनुभव करने का है जिस चीज को, तो उस चीज के बारे में 5 से 8 साल के बीच में बच्चे क्या सोच पाएंगे, ना ही साइंटिफिक वो रीजनिंग लगा पाते हैं किसी चीज पर। फोर्थ नंबर, चिल्ड्रन बिगन टू थिंक लॉजिकली बट कॉन्क्रीटली। बच्चे सोचने लगते हैं, लॉजिकल थिंकिंग रखते हैं, लेकिन कॉन्क्रीटली मतलब कॉन्क्रीट चीजों के बारे में। हाँ, मतलब कि आप उसको कोई ऐसा सामान दिए जो वो पकड़ सके या फिर वो क्या कर सके, उसके साथ अपने एक्टिविटी कुछ कर सके। तो उस स्टेज में बच्चे जनरली जो होते हैं 5 to 8 ईयर्स के बीच में होते हैं, जब बच्चे इस तरह के चीजों को समझ पाते हैं, जो उनके सामने होता है उन चीजों को वो अपने हाथ से पकड़ के देखते हैं, उनको मुंह में डालते हैं, उसको फेंक के देखते हैं ताकि उसे समझ में आए। तो ना ही ऑप्शन 1 होगा, ना ही 2 होगा, ना ही 3 होगा। तो आंसर हमारा यहाँ पे निकल के आ रहा है 4। बच्चे लॉजिक डेवलप करने लगते हैं बट कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स के बारे में। ये चीज भी हमें पियाजे के थ्योरी में ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो होप कि आप लोगों को ये सारा चीज समझ में आया हो। अगर आप लोगों को कोई भी परेशानी हो तो आप लोग इसे दोबारा देखिए। उसके बाद भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप मुझे प्लीज कमेंट में बताइए, मैं आपके कमेंट का आंसर देने का कोशिश करूंगा। तब तक के लिए आप सेफ रहिए और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। तो अभी के लिए इतना ही, फिर हम लोग आगे जीन पियाजे के थ्योरी में मिलते हैं। थैंक यू।